मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाली चुनावी जंग को लेकर सत्ताधारी बीजेपी खुद को मजबूत बता रही है और दूसरी ओर विपक्ष का भी यही दावा है। कांग्रेसियों का कहना है कि जनता बीजेपी सरकार की सच्चाई जान चुकी है। वैसे फिलहाल कांग्रेस का फोकस ओबीसी पर है। वो इस वर्ग के अलग अलग समाज का सम्मेलन करने की तैयारी में है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग का भला नहीं चाहती है। अगर वो पिछड़ा वर्ग की हितैषी होती तो 15 महीने की कमलनाथ सरकार में ही ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाता। खैर, वाकई में पिछड़ों का भला कौन चाहता है? किसकी सरकार में ओबीसी वर्ग का ज्यादा भला हुआ? इसे लेकर चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को लेकर सभी सियासी दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। जनता का दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। एक और सरकार सौगातों के जरिए बीजेपी को मजबूत करने की कवायद में जुटी है, तो वहीं विपक्ष में काबिज कांग्रेस बड़े बड़े वादों के साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाकर जनता का रुख अपनी ओर करना चाह रही है। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों ही प्रमुख दल अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। खास बात यह है कि 2023 में चुनाव होने तक सूबे की सियासत आदिवासी और पिछड़ा वर्ग पर ही केंद्रित भी रहने वाली है। बीजेपी ने पिछड़ों को साधने के लिए पिछले साल से ही जतन शुरू कर दिए थे। 15 नवंबर 2021 को राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन हुआ। वहीं इसी साल अप्रैल में सूबे के आदिवासी वर्ग के 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को साधने के लिए वन समितियों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को साधने की कोशिश की। जबकि इसके बाद परशुराम जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान कर ब्राह्मणों को भी साधा। बीजेपी की इस कवायद के बीच अब कांग्रेस भी ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाज का सम्मेलन कराने जा रही है। दरअसल हाल ही में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में ये बात सामने आई थी कि पिछड़ा वर्ग के नाम पर यादव, लोधी, किरार, कुर्मी समेत कुछ समाज के व्यक्तियों को महत्व मिलता है, जबकि पिछड़ा वर्ग का दायरा व्यापक है। लिहाजा विपक्ष अब नई कार्य योजना तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, इस संबंध में लगातार बैठकें भी हो रही हैं। तो जो भी जाति के जो हमारे अलग अलग प्रकोष्ठ भी बने हुए सबकी बैठकें होंगी, सभी का समर्थन हमको चाहिए, सभी से अलग अलग संवाद होगा, 1 to 1 बात होगी, सम्मेलन भी होंगे, बैठक भी होगी, संवाद भी होगा। हम कोई विशेष वर्ग या विशेष जाति की बात करें तो समझ में आए, हम तो सबको साथ में लेके चलने वाले लोग, इसलिए सबकी बात करते हैं और सबसे संवाद करेंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस के आगामी सम्मेलन को लेकर उस पर आक्रामक है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि अगर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का भला चाहती है तो उसने अपनी 15 महीने की सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया। कांग्रेस की उस समय की सरकार ने, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, गवर्नमेंट एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ था और उसी के कारण आरक्षण पर रोक लग गई थी। भारतीय जनता पार्टी तो हर वर्ग के कल्याण की बात करती है। जो भी कुछ हुआ है इसका कारण यदि कोई है तो वो कमलनाथ जी है। एमपी में अभी तमाम वर्गों को साधने की सियासत चल रही है, जिसमें बीजेपी फिलहाल कांग्रेस से कहीं न कहीं आगे है। बात अगर सिर्फ ओबीसी वर्ग की करें तो इनकी आबादी 50% के आसपास है। कई विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल पिछड़ा वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर रही है। लेकिन पिछड़ा वर्ग किसके साथ है, वो किसे अपना सबसे बड़ा हितैषी मान रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में साधने की जो सियासत चल रही है, चलिए उसी पर अब चर्चा शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता है ब्रजभूषण नाथ जी। नमस्कार। ब्रजभूषण नाथ जी, आपका भी स्वागत है। ओबीसी वर्ग के नेता हैं जितेंद्र साहू जी। साहू जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जिस तरह से ब्रजभूषण नाथ जी, जब कल का ही अगर मुद्दा उठा लें, कल जिस तरह परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया, तो आपका ये कहना था कि बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी इवेंट पार्टी है, बीजेपी कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति छुपा के रख रही है। अब आप जो करने वाले हैं वो क्या है? वो सिर्फ सम्मेलन है, इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है? दीपक जी, मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी आई है, जब से समान विचारधारा के साथ मध्य प्रदेश में काम करती है और जितने जाति हैं सभी लोगों को, सबको साथ में लेके चलने का काम मध्य प्रदेश में किया जाता है। और मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस ये काम करती है। अब रही बात परशुराम जी की, दीपक जी आप कह रहे हैं परशुराम जी की जयंती के लिए आप भी इसके 8 साल 10 साल पहले जाएंगे तो 70 साल में टंट्या मामा जी अभी भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे भगवान पैदा हुए, इसके पहले टंट्या मामा थे नहीं। बिरसा मुंडा जी
अभी आपके देखिए कि ये 17वें साल में बिरसा मुंडा भगवान भी आ गए, परशुराम जी भी आ गए। भारतीय जनता पार्टी से ये भी पूछिए कि परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ है, और जहां पे जन्मस्थली है वहां पे कार्यक्रम करना चाहिए। जैसे तंटा मामा काम किया था, जैसे उनका जन्मस्थली में वहां पे बड़ी प्रतिमा बनाई है, वैसी परशुराम जी की बना दें। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग 80% लोग को यही नहीं मालूम कि परशुराम जी का जन्म कहाँ हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश में जन्मस्थली है उनकी। और आप ये भी देखिए कि इसके 4 साल 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ये परशुराम जी का नाम, तंटा मामा जी का नाम, बिरसा मुंडा जी का नाम नहीं लेता था। कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जो सबको साथ में लेके चलती है। ये ना लाउडस्पीकर किसी का उतारती है और ना किसी के जात के लाउडस्पीकर चढ़ाती है, ना ये हिजाब के मामले में खड़ी होती है, ना हिजाब का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये नए नए जो ढोंग करती है, आप ये देखिए कि कहीं आप देश के अंदर किसी के आप टोपी उतरवा रहे हैं, किसी को टोपी चढ़ा रहे हैं, किसी पे आप भगवा चढ़ा रहे हो, कहीं हर रंग पे। ये भेदभाव की राजनीति इस भारतवर्ष में नहीं हो सकती। और जब तक कुछ दिन और चला लीजिए, लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। और प्रदेश की जनता को सबसे पहले आप देखिए दीपक जी, विकास की जरूरत है। विकास ना करके अब जाति धर्म इस पे आप चुनाव लड़े, कब तक लड़ लोगे? आज मध्य प्रदेश 3.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। एक एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का 32,000 के कर्ज में डूबा हुआ है। उसके बारे में शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें भी ये बात सोचनी चाहिए कि इस मध्य प्रदेश में कर्जदार जो हो चुका है उसको कैसे चुकाया जाए, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में रोजगार कैसे लाया जाए, अच्छी शिक्षा कैसे लाया जाए, अच्छा स्वास्थ्य कैसे किया जाए। अच्छा, जो आप सम्मेलन कर रहे हैं उसमें विकास हो रहा है? हमारे पहली बार तो हम लोग ये प्रकोष्ठ हमारे बने नहीं है। लगातार को अगर कोई पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ बनता है और पिछड़ा वर्ग का प्रकोष्ठ सम्मेलन करता है, आप देखिए रविंद्र भवन में मेयर समाज का भी प्रकोष्ठ लगातार काम कर रहा था और लगातार उसके रविंद्र भवन में कार्यक्रम होते थे। ऐसा कोई वो धर्म नहीं है, जाति नहीं है, जहां पे विधानसभा में कोई हमारा प्रत्याशी वहां काम कर रहा हो और वो वहां पे सम्मेलन करे तो हमारे नेता और सभी लोग जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाते हैं। लेकिन उसमें ये मतलब नहीं कि हम वोट के लिए साध रहे हैं। हम समान विचारधारा के साथ है और समान विचारधारा के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस काम कर रही है। ठीक है। जिस तरह से राकेश जी, ब्रजभूषण नाथ जी ने कहा कि हालांकि वो विकास वगैरह वो काफी कुछ ले आए बीच में, लेकिन उनका कहने का मकसद यही था कि वो करते हैं तो ये समाज के लिए है और आप करते हो तो राजनीति के लिए है। देखिए, मुझे तो आश्चर्य इसी बात पे होता है दीपक जी कि मैं लगातार जिन चैनलों पर आजकल बैठता हूं तो जिस विषय पे डिबेट होती है उस विषय पे कांग्रेस के नेता बात करने को तैयार नहीं होते। क्योंकि कांग्रेस में समस्या ये है कि ये कबीले संस्कृति में जीती है और जिस कबीले से जो व्यक्ति आता है उस कबीले की बात करता है। समस्या आज ये आ रही है कि कांग्रेस के नेता जब बात करते हैं तो ये क्यों नहीं बताते कि पिछड़े वर्ग की बात करने वाले नेता 15 माह की सरकार में पिछड़े वर्ग को अधिकार क्यों नहीं दिला पाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में लगातार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, कमलनाथ जी अध्यक्ष रहेंगे, क्यों नहीं पिछड़े वर्ग के किसी नेता को दायित्व दिया जाता है। आप ये बताइए कि आज कमलनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा तो क्यों नहीं किसी पिछड़े वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। ये बात जब करते हैं सिर्फ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देखिए कि सबसे पहले माननीय उमा भारती जी हमारी मुख्यमंत्री रही मध्य प्रदेश में, उसके बाद बाबूलाल गौर जी रहे, उसके बाद माननीय शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसी भी समाज के व्यक्ति से आप बात करेंगे तो वो ये कहेगा कि हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए या अच्छे स्थानों पर बिठाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की लगातार सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जाति और समाज को की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ अच्छे लोग हैं उनमें ये ब्रजभूषण जी शामिल हैं, पर ये ब्रजभूषण जी भूल जाते हैं कि चंद दिन पहले कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जिन दंगाइयों के, माफियाओं के और गुंडों के मकानों को तोड़ा है उनके पुनः मकान बना के देंगे। कमलनाथ जी गुंडे, माफिया और दंगाइयों के साथ खड़े हैं और सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, उसके विकास के लिए खड़ी है और उनकी तरफ जो आंख उठा के आतताई देखेंगे उनको हम नस्तबुद्ध कर देंगे, ये इसके लिए खड़े। मैं एक बात ब्रजभूषण नाथ जी से और पूछना चाहूंगा कि आज अरुण यादव जो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता आते हैं, क्यों मंच से खड़े होकर उनको कहने पड़ता है कि मुझे पहले पीछे तीर मारे जा रहे हैं, सामने खंजर लेके खड़े हैं, फसल में बोता हूं, दूसरे काट के ले जाते हैं। ये सब चीजें जनता देखती है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, ये सोशल मीडिया का जमाना है भाई, आप कितना छुपाने की कोशिश करोगे। हर चीज प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, आपने क्या कहा, आपने क्या किया, सब 1 मिनट में सामने आ जाएगा। इसलिए झूठ उतना बोलिए जितना हजम हो जाए। ठीक है, अभी दोनों लोगों का सच अभी सामने आ जाएगा। जिस तरह से जो
जितेंद्र जी, बात राकेश जी कह रहे हैं, ब्रजभूषण नाथ जी कह रहे हैं कि दोनों ही हितैषी हैं, दोनों ने ही काम किया और दोनों ही काम करते रहेंगे। एक्चुअली वाकई ओबीसी वर्ग के लिए किस पार्टी ने काम किया, या ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए कौन सी पार्टी एक्चुअल में काम कर रही है? मुझे एक कहावत याद आ जाती है, चोर चोर मोसेरे भाई। जिस तरह के आपने देखा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे, उसमें ओबीसी के आरक्षण जो है वो होना था, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है, उसने क्या किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम इसके जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करेंगे और ओबीसी का आरक्षण करके त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी गांव की एक सूची नहीं आई है और मध्य प्रदेश में कहीं से भी सूची नहीं आई है। तो आप, मुझे तो नहीं लगता कि भाई बीजेपी हितैषी है, और अगर कांग्रेस भी हितैषी होती तो आज से 75 साल पहले ही वो आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी वर्ग के लिए कर देती। तो ये दोनों ही पार्टियां ओबीसी वर्ग को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, देना कुछ नहीं चाहती है। ओबीसी का बस वोट लेने के लिए, वो बड़े स्तर पे ओबीसी वर्ग को बरगलाने के लिए तरह तरह से कार्यक्रम करके जातीय स्तर पे, और जिस तरह से अभी बीजेपी में भी चल रहा है कि भाई जो महापुरुष इस ओबीसी एससी एसटी के समाज के थे उनको पूछा नहीं जाता था, लेकिन आज आंदोलन इतना बढ़ गया है ओबीसी एससी एसटी का कि उनको मजबूरी में इन पार्टियों को, उन महापुरुषों को पूजना पड़ रहा है और उनके हक अधिकार के लिए बात करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं इन चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब ये देखना है कि भाई हितैषी तो दोनों बोलते हैं कि भाई हम हितैषी हैं, लेकिन दोनों ही करना नहीं चाहती हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या शिवराज जी हों या कमलनाथ जी हो, दोनों हितों की बात करते हैं ओबीसी वर्ग के कि हम आपका फायदा देना चाहते हैं, लेकिन मुझे 100% पता है कि ओबीसी वर्ग को सिर्फ बरगलाया जा रहा है। 27% किसी भी स्तर पे नहीं देना चाहते हैं। अगर ये देना चाहते तो दोनों पार्टियां एक दूसरे का समायोजन करती कि भाई हम दोनों देना चाहते हैं, और 1 मिनट में ओबीसी का आरक्षण जो 27% जो जब आपका ईडब्ल्यूएस है वो मुश्किल से 24 घंटे में पारित हो गया, और अब जैसे कल का ही है परशुराम जयंती पे 25,000 ब्राह्मणों को, पंडितों को, 25,000 पंडितों को सरकार 5,000 रुपए देगी, ये बोला है। अब इसके हिसाब से 12.5 करोड़ रुपए हर महीना होता है और 144 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष का होता है। जब ये सरकार इतने कर्जे में हर महीने 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रही है, तो 144 करोड़ का क्यों भार बढ़ाना चाहती है? एक तरफ प्रत्येक दिन 5 किसान इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पे कोई भी मुझे बता दे कि भाई किसी भूखमरी के कारण किसी पंडित ने आत्महत्या की हो, ये कोई बता दे। लेकिन इस सरकार का कोई भी कि इसकी रूपरेखा नहीं है कि भाई किस आधार पे हम इनको 5,000 रुपए देना चाहते हैं। कुछ आधार रहे ना कि भाई वो भूखे मर रहे हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो भाई हम किस आधार पे देना चाहते हैं? क्योंकि देना है तो भाई किसानों को दीजिए आप, जो रात दिन आत्महत्या कर रहे हैं, रोज प्रत्येक दिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। और एक तरफ बोलते हैं कि हमारे मामा जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मैं किसान पुत्र हूं। ये कैसे किसान पुत्र हैं जिनको प्रत्येक दिन 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है, और जिन्हें जरूरत नहीं है 5,000 रुपए की, उनको देने के लिए वो आतुर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वोट को साधने की राजनीति है और ओबीसी वर्ग और ब्राह्मण वर्गों को बरगलाने की पूरी व्यवस्था करके रखी बीजेपी ने। ठीक है, लेकिन ये साहू जी थोड़ा सा मैं यहाँ करेक्शन करना चाहूंगा कि जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें ही सुविधा मिलनी चाहिए, ये चीज थोड़ा सा गलत थी कि आत्महत्या कर रहा है या उसने की नहीं है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं। तो किस आधार पे आप मेरे को बताइए ना कि भाई क्या पंडित ब्राह्मण को नहीं मिल रहा है? आप अपनी बात में क्या चढ़ावा नहीं जाता है? आप मेरे को बताइए, अगर कहीं पे भी कुछ उसका आधार होना चाहिए। ब्राह्मण परिवारों में भी सर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पे चूल्हा नहीं जल पाता एक दिन में। मैंने आज तक नहीं सुना है, आपने सुना नहीं होगा, पर मैंने देखा भी है। ऐसा नहीं है, आप अपने तक जिससे जो बात पक्ष रखने के लिए आए हैं वो रखिए। सर, जिस तरीके से देखा जाए दुबे जी कि दोनों ही पार्टियां बोल रही हैं, जितेंद्र साहू जी कह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में जब ये पूरा मामला उठा, नगर पंचायत का हो चाहे वो कोर्ट में 27% आरक्षण का हो, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, जहां तक है सबको दिख भी रहा है।
और इसी जो नगरीय निकाय चुनाव जो हुए थे उसमें भी उसने जिस तरह से जो ओबीसी वर्ग का आयोग का गठन किया और उसके बाद पूरी जनगणना कराई जिसमें 50% से ज्यादा निकले हैं जो औसत निकला है, फिर उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए कि मैं करूंगा कुछ ना कुछ तो इस पे, लेकिन उनके हक के लिए लड़ूंगा। तो इसमें लगता है कि बीजेपी वाकई कर रही है, रियलिस्टिक कर रही है या सिर्फ दिखावा कर रही है? देखिए, ये सब चुनाव से की नजरिए से शुरू की गई कवायदें हैं और ये कांग्रेस ने भी यही किया। और कांग्रेस की सरकार जब थी उसने जाते जाते कुछ अमेंडमेंट किए थे, कुछ चीजें शुरू करने की बात कही थी। बीजेपी ने भी उसको लिफ्ट किया, उस चीज को, उसके आगे बढ़ के काम करने की कोशिश की। ये ठीक बात है कि किसी वर्ग को सुविधा दी जानी चाहिए, या अगर वो पिछड़ा है या अगर वो किसी आधार पर यदि वो कमजोर है तो उसको कोई सुविधा देके उसको आगे लाना चाहिए। ये किसी भी सरकार का दायित्व होता है। इसमें थोड़ा सा देखिए, आरक्षण की जो सीमा है उसको लेके भी कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट कह चुका है कि एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, वो भी एक बात है। तो उस सब के बीच में अगर आरक्षण के लिए सरकार को एक कोई अलग आरक्षण के अगर किसी वर्ग के कल्याण के लिए सरकार को अलग से कोई अभियान चलाने की जरूरत है तो वो उस तरह चला के भी तो उस वर्ग को अपलिफ्ट कर सकती है ना। उसके लिए जरूरत क्या है कि इतना सारा ये सब जिसको कहते हैं कि एक जाल बिछाया जाए या एक दाना डाला जाए, ऐसा यूं कह लिया जाए अगर वोट के लिए। तो समाज में सबके के लिए बराबर के सबको अधिकार हैं और सरकार की नजर में भी सब बराबर हैं। तो ये सरकार यदि कांग्रेस भी ने सरकार चलाई काफी समय यहाँ पे और बीजेपी ने भी काफी हो गया है अब तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था की जाए। अगर जहां पर जरूरी है, जितना सीमा है वो दे दिया जाए, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई तकनीकी बाधा है या कोई चीजें हैं तो वो एक योजनाएं चलाकर, उनको एक अलग से अभियान चलाकर, उन्हें अगर कोई समाज का कोई वर्ग मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है तो उसे लाया जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ओबीसी का पूरा वर्ग जो है वो मुख्य धारा से कटा हुआ है। उसमें कई सक्षम लोग हैं, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से सक्षम लोग हैं और वो हर समाज में है, हर वर्ग में है वो उस तरह के लोग। सवाल है कमजोर वर्गों को पहचान के उनके लिए अभियान के शक्ल में कोई काम कर दिया जाए तो क्या बुरा है। अगर जब ये बंधन हटेगा या विवाद समाप्त होगा और आरक्षण होगा, वो ठीक है, वो स्वागत योग्य होगा, लेकिन तब तक सरकार ये सारी चीजें कर सकती है। ठीक है। ब्रजभूषण नाथ जी, इस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस हितैषी है ओबीसी की, तो इसका एक राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें तो पुराना बड़ा मामला चलता रहा है जिसपे आरोप विपक्ष लगाता रहा है तब की बीजेपी में, चाहे वो काका कालेकर की जो रिपोर्ट हो उस पर सुनवाई, मंडल आयोग की 1980 में जो रिपोर्ट दी थी उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और ये भी कहा जाता है कि ओबीसी आयोग का संवैधानिक जो दर्जा था वो भी बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार ने दिया। तो एक जो चली आ रही है आपकी रीति नीति, वो ऐसा कहती है कि कहीं ना कहीं ओबीसी के प्रति वो झुकाव नहीं रहा या फिर वो हमदर्दी नहीं रही जो और वर्गों के प्रति रही। एक और अगर आप प्रदेश स्तर पर भी बोलेंगे तो बीच में राज्यसभा का भी एक मामला आया था, वो भी आप जानते हैं कि एक को साइड में करके एक को आगे किया गया था, तो वो भी मामला आया था। तो ओबीसी वर्ग किस तरह से कांग्रेस उसको ये कह सकती है कि मैं हितैषी हूं या मैं सोच रहा हूं? राज्यसभा के लिए दीपक जी जो नाम आया था पहले, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़ा वर्ग से राजमणि पटेल जी राज्यसभा मेंबर हैं और हाईकमान ने और सर्वसम्मति से उनको राज्यसभा बनाया था और वो मध्य प्रदेश में काम भी कर रहे हैं। व्यापम के मामले में जितना वो धरने पे पिछड़ा वर्ग के राजमणि पटेल जी बैठे हैं बुढ़ापी चौराहे पे, कोई कांग्रेस में और कोई भारतीय जनता पार्टी कभी बैठे भी नहीं थे। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के विचारधारा दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी मैं जितेंद्र साहू जी की बात पे बड़ा एक था कि मैं कांग्रेस भी हितैषी नहीं है और जनता पार्टी भी हितैषी नहीं है और हमारा दोनों शोषण कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि इस बार के 23 के चुनाव में सबसे ज्यादा संख्या आपकी सहमति से जितेंद्र भाई नोटा में नहीं चले जाए, 50% आबादी अगर नोटा में चले जाए तो मध्य प्रदेश में चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है और जाति और धर्म को छोड़कर हर जाति, जैसे मैं आशीष दुबे जी की बात से सहमत हूं कि क्राइटेरिया तय होना चाहिए कि जो गरीब वर्ग है, जैसे आपने भी कहा कि कई पंडित समुदाय के लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर आपकी बात सहमत हूं और दोनों सरकार को, कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी हो, उनको एक खुले विचार से बैठना चाहिए और जो जिस समाज से जो सबसे ज्यादा गरीब तबके में जहां पे भुखमरी कगार पे जो बैठा है उसका एक क्राइटेरिया तय करके उनके लालन पालन की और उनकी व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, उनको आगे बढ़ाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। तो फिर वो 27% वाली वो रैप में लिपटी हुई लॉलीपॉप फिर क्यों देखी, जो कि खुल भी नहीं रही है? देखिए अब आप देखिए
लगातार जो चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी जी से लेकर पूरे देश में ये इस बार बड़ी चली जा रही है, 10-15 साल से मैं देख रहा हूं दीपक जी, कि जनता भी ये चाहती है कि हमें बीटे बीटे लॉलीपॉप के दे दो, और नेता भी जानते हैं कि बिना लॉलीपॉप के हमें वोट नहीं मिलेगा। मैं बड़ा कटाक्ष करके खुले विचार से कहना चाहता हूं, बिल्कुल खुले विचार से, मैं देख रहा हूं कि हर नेता को, कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को, उसको एक बात समझ लेना चाहिए कि जनता को बरगलाने से नहीं, एक समान विचारधारा के साथ लंबे समय हम जनता के सामने कैसे उपस्थित हो सकते हैं उसके प्रति काम करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने भी देखा 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे पूरे में। एक दीपक जी, एक आखिरी में पूरी कर लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोग सबको मिलेंगे, पूरे पैसे सबको भारत की जनता को मिलेंगे, और लोगों ने दौड़ के वोट डाले। आखिर अमित शाह जी को बोलना पड़ा कि इलेक्शन के टाइम पे ये जुमलेबाजी तो होती रहती है, और जनता को समझना चाहिए कि बड़े बड़े नेता जुमलेबाजी करते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो हालांकि वो स्टेटमेंट दोनों ही अलग हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अलग अलग दिए गए थे। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रजमोहन से आप भी उसे दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, समय कम है, जिस तरीके से अगर बात की जाए कि ठीक है वो कांग्रेस का कर रही, मतलब नहीं है, आप ओबीसी के लिए क्या करने वाले हैं, या आपने भी हाल ही में किया था जिसमें अमित शाह भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो आगे क्या प्लान है उनके हित के लिए, कम शब्दों में जी? देखिए, मेरा ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और जाति विशेष की बात ना भारतीय जनता पार्टी करती है और ना इस तरह की राजनीति में विश्वास करती है। मेरा ये कहना है कि आज अगर मस्जिद के मौलवियों को अगर मानदेय मिल रहा है, किसी को तकलीफ नहीं होती। अगर मदरसे को मानदेय मिल रहा है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। मेरे विद्वान साथी ने कहा कि क्या जरूरत है। आज इनने अभी एक बात अपनी शुरुआत करी, इनने कहा कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं साहब, उसमें आरक्षण नहीं हो रहा। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी समाज से आता है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज से आता है। ये अभी ये कह रहे थे ना कि वहां पे आरक्षण करना चाहिए था जिससे हमारे लोगों को मौका मिले। भैया, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उसी समाज से आ रहा है तो बाकी समाज को फिर आपत्ति होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सब समाज एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो सबका भला होगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विद्वान साथी को अगर विकास नजर नहीं आ रहा तो एमपी नगर ही चले जाएं। एक तरफ मेट्रो का काम चल रहा है, दूसरी तरफ फ्लाईओवर का काम चल रहा है। भोपाल शहर की बात कर रहा हूं, और भोपाल के चारों तरफ जो सड़कें बनी है ना, मुझे लगता है ये रोज जाते हैं इंदौर, इनका पेट का पानी नहीं हिलता हुआ। ठीक है जिशन साहू जी, जिस तरह से अब जिस तरह आपने भी कहा कि आंदोलन वाली बात, कि आंदोलन हम कर रहे हैं इसीलिए आज सभी झुक रही हैं पार्टियां, या फिर वोट हमारा चाहती हैं, तो क्या अब जिस तरह से बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, आपको क्या लगता है कि भविष्य में आप किसकी तरफ जाएंगे, या किस पर भरोसा जताएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव? भविष्य में अब कांग्रेस और बीजेपी का तो भाई पूरे देश में ही देखा जा रहा है कि किस तरह से काम कर रही है और कितनी हितैषी है ओबीसी वर्ग की और एससी एसटी वर्ग की। और अभी तो ये 2018 में तो कांग्रेस की लंगड़ी लूड़ी सरकार बनी थी, और इस बार 2023 में न कांग्रेस की सरकार रहेगी न बीजेपी की। जब तक तीसरे मोर्चे का समर्थन नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली नहीं है किसी की, क्योंकि जनता क्या अब समझ गई है। आजकल फेसबुक के माध्यम से सबको जानकारी है कि कौन हितैषी है और कौन नहीं है। कहीं ना कहीं भाई कब तक आप उल्लू बना सकते हैं लोगों को। ठीक है, लोग समझते हैं कि भाई कौन उनके साथ अन्याय कर रहा है, और ना जैसे नाथ जी ने बोला था कि भाई नोटा का बटन ना दबा दिया जाए। अभी 2023 में पता चल जाएगा कि किसका बटन दब रहा है और क्या होने वाला है। दुबे जी, जिस तरीके से विकास के पैमाने सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित होकर क्यों रह गया है, चाहे वो हम खुद हों, हम खुद को बीमार बता रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, ऐसा क्यों? वो एक बैसाखी क्यों चाहिए आरक्षण की? और विकास के माध्यम हम क्यों नहीं खोजते, और बातें क्यों नहीं करते सिर्फ आरक्षण को छोड़ के कि हमारे लिए ये विकास के लिए ये नहीं हो रहा है या वो नहीं हो रहा है? यही बात है, यही एक पॉइंट होना चाहिए हमेशा किसी भी समाज को अपनी बेहतरी के लिए बात करने के लिए। समाज अपने आप को बेचारा बना के पेश क्यों करता है? जब समाज में इतनी चेतना वाले नेता हैं जो बहुत सारी भविष्यवाणियां राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक करते हैं और सरकारें बदलने का साहस रखते हैं, तो वो अपने समाज को आगे लाने की, उसको मजबूत बनाने की कोशिश भी उन्हें करना चाहिए। और जहां तक ओबीसी की ही बात है या और भी किसी वर्ग की बात है, सारे वर्ग के लोग हमेशा किसी न किसी समय हर सरकार में सत्ता में रहे और पावर में भी रहे। तो ओबीसी हो
या SC/ST हो, उन्हें अपने नेताओं से पहले पूछना चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, चाहे वो भाजपा का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो। तो पहले उनको, जब उनके गिरेबान तक बात पहुंचेगी उन नेताओं तक, तो वो समाज के प्रति, कई बार होता है कि समाज से सहयोग लेके लोग बड़े नेता हो जाते हैं और उनकी आगे अलग लाइन बन जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं, समाज को सशक्त होना पड़ेगा बजाय इसके कि वो अपने आप को बेचारे के रूप में पेश करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा जी, ब्रजभूषण नाथ जी, और हमारे साथ दुबे जी जुड़े हुए थे, और सर आपका भी जितेंद्र जी। मध्य प्रदेश में सियासी दलों के बीच हर वर्ग को साधने की होड़ लगी हुई, और इस होड़ के चलते ही सियासत लगातार जोर भी पकड़ रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेस अब जिस तरह से पिछड़ा वर्ग पर फोकस किए हुए है और इन्हें साधने के लिए नई नई कार्य योजना तैयार कर रही है, और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाज का सम्मेलन भी होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका कांग्रेस को आगामी चुनाव में कितना फायदा होगा। वहीं सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी वर्ग को साधने के लिए आने वाले समय में और क्या कुछ खास करती है, नजर इस बात पर रहेगी। इसी के साथ जनता के जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।